नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वाइब्रेंट वॉइस चैनल पर। और आज बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाई गई हैं। इन 5 सालों में वहाँ पे जिस तरीके से 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए और जिस तरीके से वहाँ पर सब कुछ किया गया, जिस हिसाब से वहाँ पर सरकार चली, उसके हिसाब से देखा जाए तो पिछले 5 साल में वहाँ पर जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। पिछले 5 साल में वहाँ पार्टियाँ सत्ता में आई गई, लेकिन वहाँ की जनता को और लोकतंत्र को क्या मिला वो देखने का विषय है। परंतु देखा जाए तो वहाँ पे जनता और डेमोक्रेसी की हार हुई है। 5 साल पहले जब वहाँ पे चुनाव हुए थे तो शिवसेना और बीजेपी साथ में अलायंस में लड़ी थी और दोनों ने बहुमत वहाँ पे हासिल किया था। जो 145 सीटें का बहुमत वहाँ पर है, उन्होंने हासिल किया। वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने वहाँ गेम खेला और बीजेपी से नाता तोड़कर उन्हें शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उससे बड़ा खेल तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे ने खेला, जो शिवसेना में थे और अपनी ही पार्टी तोड़कर और साथ में सिंबल भी वो ले गए और बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन बैठे एकनाथ शिंदे। और इस समय महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर देखा जाए तो 2 पार्टियों के बीच वहाँ पर लड़ाई नहीं है, बल्कि 2 टीम के बीच वहाँ पे लड़ाई है। एक टीम है महायुति की, जिसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे शिवसेना से और अजीत पवार एनसीपी के प्रमुख जो हैं वहाँ पर वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें एनसीपी शरद पवार शामिल हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे शामिल हैं। बाकी अन्य छोटे-छोटे दल हैं, लेकिन जो मेन वहाँ पर लड़ाई है वो 2 टीमों के बीच है, महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच। हम महायुति की बात करें तो बीजेपी वहाँ पे 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है वो 80 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक बात करें एनसीपी अजीत गुट की, वो 53 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। बाकी 5 सीटें उन्होंने छोटे दलों के लिए वहाँ पर छोड़ रखी हैं। और इसके अलावा बात करें महाविकास अघाड़ी की तो 101 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, यानी बहुत शुभ नंबर है 101 सीटें। और इसके अलावा वहाँ पे शिवसेना उद्धव ठाकरे की 94 सीटों पे लड़ रही है चुनाव और 88 सीटों पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की तो वहाँ पे कुछ ही महीनों पहले लोकसभा के चुनाव निपटे हैं। वहाँ पे कुल 48 सीटें थी लोकसभा की, जिसमें 30 सीटों पे महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में सीटें मिली थी उनको। और जहाँ तक बीजेपी की बात करें, बीजेपी की टीम की बात करें, महायुति की बात करें तो वो 17 ही सीटें जीत पाए थे। और असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको उसमें अगर उसको कन्वर्ट किया जाए, उसके प्रोजेक्शन में देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी 153 सीट और महायुति 126 पर वहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी को एक क्लियर एडवांटेज है वहाँ पर। अगर मुद्दों की बात करें तो तमाम मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का दर वहाँ बढ़ रही है और एक मुद्दा वहाँ पर मराठी अस्मिता को लेके चल रही है। जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी को वहाँ तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई, वो भी एक मुद्दा बहुत हावी वहाँ चल रहा है। साथ में जो वहाँ पे इंडस्ट्री हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट है जो है वो महाराष्ट्र से लेकर अब गुजरात में शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो इसको भी लेकर जनता में वहाँ पर बहुत नाराज़गी दिखती है। साथ में वहाँ पे किसानों का मुद्दा है, किसान इस समय बड़े प्रेशर में हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे किसानों की बात करें तो 2023 में करीब 3000 किसान वहाँ पे आत्महत्याएं कर चुके हैं। और एक एंगल वहाँ पे जो बन रहा है वो कास्टिज़्म का भी बहुत मुद्दा वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे दलित वोट बहुत है, वहाँ पे ओबीसी वोट बहुत है। जिस तरीके से बिहार उत्तर प्रदेश में जाति का मुद्दा हावी रहता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी जाति का मुद्दा बहुत चलता है। तो वैसे देखा जाए कि विपक्ष के पास इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों का वो फ़ायदा उठा पाती है या नहीं?
क्या उन मुद्दों को वो जनता के बीच ले जा सकती है और उसको वोट में कन्वर्ट कर सकती है या नहीं, ये देखने का विषय है। क्योंकि हरियाणा में भी अगर आप देखें तो यही सब कुछ था। वहाँ भी 10 साल की बीजेपी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी खूब ज़ोरों पे थी, तमाम मुद्दे थे जो वहाँ महाराष्ट्र में भी चल रहे हैं। वहाँ पे बात करें हरियाणा की तो वहाँ पे किसान का मुद्दा बहुत बड़ा था। वहाँ पे जो मुद्दा चला था कि वहाँ पे जो रेसलर लड़कियाँ थीं हरियाणा में, उसको लेकर जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया था, वो भी मुद्दा बहुत हावी था। बेरोज़गारी का मुद्दा वहाँ हरियाणा में बहुत ज़्यादा था। तमाम ऐसे विकास कार्य जो नहीं हुए, चाह रही थी कि होने चाहिए, वो नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी जनता ने वहाँ पर बीजेपी को जिता दिया। क्योंकि विपक्ष वहाँ पे बिखराव की स्थिति में आ गया लास्ट के चुनाव में। क्या ये स्थिति महाराष्ट्र में भी बनेगी? बीजेपी जिस तरीके से लेके चलती है चुनाव को लास्ट टाइम में भी वो हावी बन जाता है हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा, तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होगा? ये देखने का विषय होगा। हम बात करें वहाँ पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटले हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी और अच्छी खासी सीटें वहाँ पे महाविकास आघाड़ी को मिलने वाली हैं, पूर्ण बहुमत में आएगी और पूर्ण बहुमत में वो सरकार बनाने वाली है। लेकिन ये नहीं बता रहे वो किस तरीके से जीतेंगी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खूब जोर लगा रही है, चुनाव बहुत जोर लगा के लड़ रही है। तमाम बड़े-बड़े नेता महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर जाके भाषण दे रहे हैं और उनका मुद्दा जो है वो विकास को लेकर नहीं है। उनकी जो स्पीच आप सुनोगे तो वहाँ पे विकास की बातें वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद और हिंदू मुस्लिम की बात खूब वहाँ पे उठ रही है बीजेपी नेताओं के द्वारा। बँटोगे तो कटोगे, ये खूब वहाँ पे योगी जी जा के खूब भाषण वहाँ पे दे रहे हैं। के नेता जा के बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री आके वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे सभाएँ कर रहे हैं। ख़ासकर योगी जी वहाँ पर खूब सभाएँ कर रहे हैं और उनका जो स्पीच में एक वाक़ आता है बँटोगे तो कटोगे, ये खूब योगी जी अपने वहाँ पे भाषणों में प्रयोग कर रहे हैं। साथ में वहाँ पर आर्टिकल 370 का मुद्दा चल रहा है, बीजेपी उठा रही है। साथ में वक्फ बोर्ड का एक मुद्दा, राजा कार्ड का भी बहुत वहाँ पे खेला जा रहा है। रेवड़ी बाँटने का भी मुद्दा अपनी-अपनी स्पीच में ये उठा रहे हैं बीजेपी के नेता। और साथ में बँटोगे कटोगे मुद्दा बहुत चल रहा है। हिंदू मुस्लिम तो हो ही रही है वहाँ पर, तो ये विकास की बातें नहीं की जा रही हैं बीजेपी नेताओं द्वारा। जो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए तमाम ये 5 सालों में जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पे गेम खेला है, उसको उन मुद्दों पे हटाने, जनता को उन मुद्दों से हटा के वो फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आ गई है। हिंदू मुस्लिम खूब वहाँ पे कूट-कूट कर जनता के दिमाग में भरा जा रहा है और एक डर पैदा किया जा रहा है वहाँ पर हिंदुओं के लिए कि भैया बँटोगे तो कटोगे। बात की अरे हिंदू भई एक रहेंगे तभी ठीक रहेंगे, नहीं तो कट जाएँगे, ये बात खूब उठाई जा रही है। बात करें इन्फ्लेशन की बात करें, रोज़गार की बात करें और तमाम विकास कार्यों की बात करें, महाराष्ट्र और गुजरात के मुद्दे की बात करें, अदानी की बात करें, तो कहा जा रहा है भाई चुप रहो, इस समय आप इस समय खतरे में हो, हिंदू खतरे में है, तो ये बाद में दिखेंगे कभी ये मुद्दों को। इस समय भाई साहब बीजेपी को बचाना है, जनता पर थोप दिया है कि बाप बीजेपी को बचाना है, नहीं तो आपके साथ ये होने वाला है। खूब नेता ये ठोका-पीटी कर रहे हैं इस समय बीजेपी के। तो ये चुनाव अगस्त में ही घोषित किए जाने थे, लेकिन वहाँ हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ ये चुनाव होने थे महाराष्ट्र में, लेकिन इसको टाल दिया इलेक्शन कमीशन ने। वहाँ के इलेक्शन कमीशन के जो सर्वे सर्वा है राजीव कुमार जी, उन्होंने ये इलेक्शन टाल दिया और कहा कि इस समय गणेश उत्सव चल रहा है महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल पूरा जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है। तो हम बात करें राजीव कुमार से, भाई मोदी जी का विज़न आप कैसे पूरा करोगे? जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो यदि आप 2 स्टेट का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, तो आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव आप कैसे करा पाएँगे? जनता को पूछना चाहिए राजीव कुमार से। ये जो चुनाव टाले गए, इसमें कहते हैं आपदा में अवसर ढूँढना, बीजेपी से सीखे कोई। तो उन्होंने ये अवसर तलाश लिया और अगस्त में जब घोषणा होनी थी तो उन्होंने 3 सिलेंडर देने की बात की महाराष्ट्र जनता को, और 3 महीने बाद उन्हें लगा भाई ये कुछ कम रह गया है।
तो उन्होंने एक योजना वहाँ पे लागू करी, लड़की योजना लागू करी, जिसमें 1500 रुपये वो हर बच्ची को वहाँ पर दे रहे हैं। और ये योजना जुलाई से इन्होंने लागू कर दी, और जुलाई से लेके नवंबर तक का पैसा सीधा अकाउंट में डाल दिया। यानी जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी और चुनाव के एक दिन पहले ही ये पूरा पैसा जनता के अकाउंट में डाल दिया गया था। लास्ट किस्त रात को आ चुकी थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कर दी। तो क्या कहना है इस बारे में मोदी जी का? जब कोई दूसरी पार्टी ये रेवड़ियाँ बांटे तो, और बीजेपी जब ये रेवड़ियाँ बांटे तो क्या रहे? तो अजीब हिपोक्रेसी की भी जनता की सीमा बात करें तो होती है। जनता सब जानती है ये क्यों चीज़ें की जाती हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, जनता सब जानती है। लेकिन अब जनता का मूड है कि वो जनता किस ओर जाती है, क्या उसके दिमाग में चलता है, ठीक है, किसको अब जिताएगी, तो ये सब चलता है। लेकिन आप जब महंगाई कम ना कर पाएँ या नौकरियां ना दे पाएँ तो ये नीतियाँ काम करती हैं। भाई डायरेक्ट पैसा डाल दो किसानों को, जैसे 6000 रुपये आती किस्त, ऐसी रेवड़ियाँ खूब बांटो। आप राशन बांटो, 5 किलो अनाज बांटो, आप क्या कहते हैं, ऐसी रेवड़ियाँ खूब बांटो, लेकिन लाभार्थी के रूप में बांटो। और जब वो दूसरा बांटे विपक्षी पार्टियाँ तो वो रेवड़ियाँ बांट रही है। तो ये चलता है भाई, पार्टियाँ करती हैं सत्ता में, तो भाई वो लाभ सत्ता बांट रही है तो लाभार्थी, और अन्य पार्टी बांटे या सत्ता में रह के बांटे तो वो रेवड़ियाँ कहलाते हैं। तो आपस में ये चलता रहता है। तो कौन किस पर मुद्दों को लेकर हावी होता है, ये देखने का विषय है, और बीजेपी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। जाते जाते दिवाली की बात करें, दिवाली में के अवसर पर 1500 रुपये और दे दिए गए बोनस के रूप में। यानी जो 1500 रुपये आने थे वो अब 3000 रुपये अकाउंट में डाले गए। ये भी एक देखने का विषय था महाराष्ट्र में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 15,000 रुपये इस स्कीम के थ्रू साल में देते हैं, उसके बिहाफ पर यदि एमएसपी देते तो वो ज़्यादा बेटर होता। किसान भी वहाँ पे सुरक्षित होते और किसानों को लगता कि सरकार हमारी मदद कर रही है। लेकिन किसानों का एक मुद्दा बहुत बड़ा है वहाँ पे, जो आत्महत्याएँ करी हैं 3000 किसानों ने। जो आपके वहाँ पे एकनाथ शिंदे ने बात की थी जब वो आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, कि हम कर्जा माफ़ी करेंगे, तो अभी तक कर्जा माफ़ी वहाँ पर नहीं हुआ है। देखिए ये जुमला है। महाविकास अघाड़ी कह चुकी है जब हम सरकार में आएंगे तो वहाँ पर हम किसानों का जो कर्ज माफ़ी हम करेंगे, वहाँ पर आती सत्ता में हम कर्ज माफ़ी करेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब चुनाव ख़त्म ही होने वाले हैं और वहाँ पे रिज़ल्ट क्या रहते हैं ये देखने का विषय होगा। और जनता किस मूड में रहती है, इतना कुछ होने के बाद भी, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का मजाक उड़ने के बाद ही 5 साल के अंदर, ये नहीं कह रहे बीजेपी ने ये उड़ाई हैं, विपक्ष ने भी उड़ाई हैं। तो देखते हैं क्या होता है, किस ओर ऊँट करवट लेता है इन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और क्या स्थिति बनती है। लेकिन इस समय जो बाकी युद्ध भी बहुत चल रहा है, जैसे योगी आदित्यनाथ वहाँ पर जा रहे हैं महाराष्ट्र में और खूब सभाएं कर रहे हैं, और उनके स्पीच में एक बात रहती है जो आजकल है कि बटोगे तो कटोगे। वहाँ पे तमाम शहरों में, तमाम सड़कों पर वहाँ पे पोस्टर लगा दिए गए हैं, बटोगे तो कटोगे ये। और इस बिहाफ पर हम बात करें तो योगी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी वहाँ पे बहुत बाकी युद्ध चल रहा है। और मल्लिकार्जुन का कहना है कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो घेरुआ वस्त्र धारण करके बंटने और कटने की बात करते हैं, राजन जनता में करना चाहते हैं। लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर
लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। जनता में लड़ाई कराना चाहते हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि संत की भूमिका जो होती है वो जोड़ने की होती है, तोड़ने की नहीं। तो या तो योगी जी गेरुआ वस्त्र छोड़ दें या फिर राजनीति छोड़ दें। ये बात आपस में खूब बाकी युद्ध चल रहा है इस समय योगी और खड़गे के बीच। तो लेकिन मोदी जी का स्पेस देखें तो मोदी जी बड़े अलग इस समय मूड में हैं और बिल्कुल शांत बैठे हुए। मैं कहा ज़्यादा मीटिंग भी नहीं कर रहे इस समय, ज़्यादा सभाएं भी नहीं कर रहे, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने ज़्यादा सभाएं नहीं की। अब वो समझ गए हैं कि अब उनका इतना फेस का वो जादू चमत्कार नहीं रह गया है जितना चलता था, क्योंकि उसमें भी एक गिरावट आई है। तो आदमी कब तक ये चीज़ें सुनता रहेगा और ये चीज़ें सहन करता रहेगा। तो मोदी जी का भी अब थोड़ा शांत हैं। और मोदी जी वैसे भी तो हर विधानसभा में रोड शो करते थे, लेकिन इस बार वो रोड शो से भी बच रहे हैं और ज़्यादातर सभाओं से बच रहे हैं। लेकिन उनका नारा तो चल ही रहा है, जो योगी जी का था, एक बटोगे तो कटोगे। लेकिन उनका जो नारा चल रहा है उसको कन्वर्ट करके उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये कहेंगे कि योगी जी का जो बटोगे कटोगे का जो नारा है उसको कन्वर्ट करके उन्होंने एक रहोगे तो सेफ रहोगे ये नारा पेश करना शुरू कर दिया है। लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो हिंदुत्व को लेके बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने भैंस ले जाएंगे चुरा के, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये तमाम ऐसे बातें की थी डराने के लिए। तो वहाँ भी ये बातें चल रही हैं इस समय हिंदू और मुस्लिम को लेके चल रही हैं। ये भी देख रहा है कि चुनाव में खूब हेलीकॉप्टर चेक हो रहे हैं लोगों के। ऐसा कम देखा गया कि चुनाव में बड़े नेताओं के, शीर्ष नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक होते हैं चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन इस चुनाव में खूब हेलीकॉप्टर चेकिंग हो रही है। अभी उद्धव ठाकरे की भी चेकिंग हुई थी हेलीकॉप्टर की, उन्होंने वीडियो बना के डाला, लेकिन उसके बाद देखा गया जब उन्होंने विरोध किया इसका तो उसके बाद अमित शाह और अजीत पवार का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ। मुझे लग रहा है कि जब उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक कराया था चुनाव आयोग ने, तो बीजेपी ने सोचा ये मुद्दा ना बन जाए, कहीं नुकसानदेह ना हो जाए। तो देखा होगा कि आपने कल या परसों में अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक किया गया चुनाव आयोग द्वारा और अजीत पवार का भी हेलीकॉप्टर चेक किया गया चुनाव आयोग द्वारा। तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने बहुत सेकंडों में ये समझ लिया कि कहीं ये मुद्दा ना बन जाए, तो उन्होंने ऐसा काम किया। अब देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में रिजल्ट आ ही जाएंगे आपके समक्ष। तो जनता किस ओर जाती है, जनता के आखिर दिमाग में चल क्या रहा है, इन 5 सालों में जनता ने क्या सीखा और जनता के साथ जो धोखा हुआ और लोकतंत्र के साथ जो धोखा किया गया उससे जनता ने कुछ सबक सीखा या नहीं है। जनता उसी मूड में है और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता चुनाव करेगी, वो चाहे वो विपक्ष का मुद्दा हो या फिर वो बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कार्ड। अब देखते हैं कि चुनाव किस ओर जाता है, आखिर ऊंट किस करवट की ओर बैठता है। तो आप देखते रहिए मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ये वीडियो सुनने के बाद। धन्यवाद।